जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। उसमें दोस्तों हमने अभयारण्यों से संबंधित बात कर रहे थे। अगर मैं पिछले वीडियो की बात कर दूं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के 4 अभयारण्य करवाए थे। उन चारों से संबंधित जानकारी अगर हम जुटा लें तो हमने पश्चिम से पूर्व की ओर वाले अभयारण्य पढ़े थे, जिसमें जैसलमेर का अभयारण्य तथा उसके बाद हमने सिरोही का अभयारण्य, उसके बाद हमने राजसमंद का अभयारण्य और अंत में हमने पढ़ा था प्रतापगढ़ वाला अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। इनसे संबंधित जानकारी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप पिछली वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको आज की वीडियो में क्या पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सके। और पिछली वीडियो से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर होंगे जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन वीडियो को भी जरूर देख सकते हो। सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप सभी के सहयोग से मेरे 140 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो हम आज का टारगेट रखते हैं 150 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल जो मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज की वीडियो में। हमने राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट अभयारण्य थे वो सभी पढ़ लिए हैं। अब उनके साथ हमें कुछ छोटे मोटे अभयारण्य हैं जिनका हमें नाम याद रखना है, कौन से जिले में है ये याद रखना है, तथा इनसे संबंधित एक दो बातें हैं तो हम आज की वीडियो में वो खत्म करते हैं और हमारा वन्य जीवों से संबंधित जो टॉपिक है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो पर। सबसे पहले आपको याद रखना है बंद बेल्टा अभयारण्य ये कहाँ पर है। इन अभयारण्यों से संबंधित बस आपको जिले पूछे जा सकते हैं, वरना तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को रटना है। तो चलिए बात करते हैं बंद बेल्टा अभयारण्य। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और भरतपुर जिले से मुझे बताओ यह कौन से राज्य के साथ सीमा लगाता है, राज्य के साथ, तथा उसके बाद मुझे बता सकते हो भरतपुर में ही एक झील है, उस झील का नाम मोती झील। मोती झील में कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, कमेंट करके जरूर बताओ। तथा इस झील से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का पानी भरतपुर के दुर्गों की खाइयों में जाता है। भरतपुर का दुर्ग जो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिख दुर्ग, पीछे ख है मतलब चारों ओर खाइयां होगी, पीछे ख है मतलब चारों ओर खाइयां होगी। और इस खाई में मोती झील से एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम मुझे कमेंट करके बताओ। तथा भरतपुर से हमें याद रखना है हमने यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, उस राष्ट्रीय उद्यान में हमने पढ़ा साइबेरियन सारस पक्षी। तथा उसके बाद हमने पढ़ा वहीं पर आरटीडीसी के द्वारा, आरटीडीसी स्थापना कब हुई, कमेंट करके जरूर बताओ। आरटीडीसी के द्वारा यहाँ पर होटल सारस खोली गई है, तो आप लोगों को याद रखना है। और मुझे कमेंट करके बताओ आरटीडीसी के द्वारा सरिस्का अभयारण्य के पास कौन सी होटल खोली गई। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं पता है तो पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख ले, वहां पर आपके सारे टॉपिक क्लियर होते रहेंगे। अब इस बंद बेटा से आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये भरतपुर जिले में है, तथा उसके साथ आपको याद रखना है इस अभयारण्य को किसे, इस अभयारण्य को पक्षियों का घर कहा जाता है। किसका घर कहा जाता है, पक्षियों का घर कहा जाता है। जैसे आप सभी ने रट रखा है तथा मैंने भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, पक्षियों का स्वर्ग। कमेंट करके बताओ किसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। भरतपुर जिले से ही संबंध है उसका भी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो आपको बंद बेटा से याद रखना है, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि पक्षियों का घर यह कौन से अभयारण्य को कहा जाता है, तब हम लगाएंगे बंद बेरठा अभयारण्य। क्या लगाएंगे, बंद बेरठा अभयारण्य, इसे पक्षियों का घर कहा जाता है। यहां तक की जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है, आगे भी आप लोगों को ऐसे ही जानकारी समझ में आ जाएगी। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना तथा इसे अपने मित्रों में जरूर शेयर करना, ताकि उनके भी नोट्स प्रिपेयर होते रहें। और कल से हम राजस्थान की हिस्ट्री को शुरुआत करने वाले हैं, तो उन वीडियो को भी देखना मत भूलना, क्योंकि मुझे राजस्थान की ज्योग्राफी वाले वीडियो में ही काफ़ी कमेंट आए हैं कि आप राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़ाइए। तथा व्हाट्सएप पर भी पर्सनल में मैसेज कर कर मित्रों ने कहा था कि राजस्थान का इतिहास भी पढ़ाइए। तो मैं आप लोगों के लिए एक और नया प्रयास करने वाला हूँ। कल से इसी तरह सिंपल भाषा में, जो भाषा आप लोगों को समझ में आती है, कॉपी पेन के माध्यम से पूरा बेसिक तरीके से आप लोगों को राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करने वाला हूं। तो आप कल की वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में देखना तथा जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहना। बंद बेल्टा अभयारण्य आप लोगों को समझ गया, भरतपुर जिला याद रखना है और पक्षियों का घर कहा जाता है। उसके बाद वन विहार अभयारण्य।
वन विहार अभ्यारण्य मैंने आप लोगों को बताया था 1955 में। इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1955 में दिया गया। कौन से जिले में है? तब मैंने वहां पर बताया था धौलपुर जिला। इसके साथ आप लोगों को याद रखना है 1955 में ही धौलपुर में 2 अभ्यारण्य घोषित किए गए थे। कौन कौन से अभ्यारण्य? पहला था वन विहार, तथा इसके बाद वाला कौन सा था? आंसर कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने जब आपको वन्य जीवों का बेसिक पढ़ाया था तब वहां पर समझाया था 1955 में राजस्थान में 5 अभ्यारण्य घोषित कर दिए गए थे। 5 अभ्यारण्य कौन कौन से? पहला रणथंभौर, दूसरा था सरिस्का और तीसरा था दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य वर्तमान में नाम आप सभी को पता है, 2003 में क्या नाम रखा गया यह भी आप सभी को पता है, तो बस याद रख लीजिए दर्रा अभ्यारण्य। और भरतपुर के 2 नाम थे, जिसमें एक नाम था वन विहार, तथा 5वां नाम कौन सा था? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि 1955 में राजस्थान में कितने अभ्यारण्य थे? तब हम बताएंगे 5 अभ्यारण्य थे। अगर पूछ ले आपको कि निम्न में से 1955 में अभ्यारण्य नहीं था, तो 3 नाम तो आपको इनमें से दे देगा और एक नाम कोई दूसरा दे देगा, तो वो आपको अलग करना होगा। तो इस प्रकार के आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस 1955 को आप लोगों को रटना पड़ेगा। वन विहार से आपको एक जानकारी याद रखना है, इस अभ्यारण्य को साइबेरियन सारस का, कौन सा पक्षी? साइबेरियन सारस पक्षी, इसकी दूसरी शरण स्थली कहा जाता है। कौन सी स्थली कहा जाता है? दूसरी शरण स्थली। यह वन विहार अभ्यारण्य को कहा जाता है जो धौलपुर में है। कौन सा पक्षी? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस मुख्यतः भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तथा साइबेरियन सारस पक्षी यह मूल रूप से कहाँ का है? तो हम बताते हैं यह रूस का है। कौन से देश का है? यह रूस देश का है, और वहां से उड़कर यह हमारे केवलादेव तक आता है। यहाँ पर यह प्रजनन करते हैं, क्योंकि रूस में इनके प्रजनन के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है, इसलिए यह हमारे भरतपुर तक आते हैं और उसके बाद अपना प्रजनन यहाँ पर करते हैं। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी थी। तथा आप लोगों से अगर पूछ ले कि भरतपुर के अलावा साइबेरियन सारस और कहाँ देखा जाता है, तब हम बताएंगे साइबेरियन सारस वन विहार अभ्यारण्य जो धौलपुर में स्थित है यहाँ पर भी देखा जाता है, और इसे साइबेरियन सारस की दूसरी शरण स्थली कहा जाता है। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। बात करते हैं अगला अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य। सभी को पता है कहाँ पर है? करौली जिला। उसके बाद केवला देवी माता का मंदिर आप लोगों को भी पता है, मुझे कमेंट करके बताओ केवला देवी माता का मंदिर कौन से पर्वत पर है। तथा उसके बाद ये भी कमेंट करके बताओ कि इनका मेला कब भरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आंसर जरूर कमेंट करके बताना। इनका मेला कब भरता है? इन्हें माता अंजनी का अवतार माना जाता है, कृष्ण की बहन कहा जाता है। और आप सभी को याद रखना है, अगर इनके पुजारी आप लोगों से पूछ लें तो इनके जो पुजारी होते हैं अधिकतर मीणा समाज के लोग होते हैं। कौन से समाज के लोग होते हैं? मीणा समाज के लोग होते हैं। यह कुलदेवी रह चुकी है यादवों की। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। पढ़ रहे हैं केवलादेव अभ्यारण्य, तथा इसके साथ साथ इसका जो आसपास का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र को डांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डांग क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा सकता है कि वह कौन सा अभ्यारण्य है जिस अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जा सकता है। तब हम बताएंगे केवलादेव अभ्यारण्य, जो कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है। तथा यही प्रश्न अगर आप लोगों को घुमा के पूछ ले कि केला देवी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तब हम बताते हैं डांग का क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से आपको चीज़ों को याद रखना होगा। इन चीज़ों को किस प्रकार से याद करोगे? जिस प्रकार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसे कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नोट कर ले, तथा हर हफ्ते कोशिश करिए इन्हें रिवीजन कर सको, और जितना हो सके इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मतलब मैं वीडियो शेयर करने की बात नहीं कह रहा हूँ, आप जो इस जानकारी को पढ़ रहे हो इस जानकारी को अपने द्वारा किसी और को बताने का प्रयत्न करिए। इससे क्या होगा, आप जब पहली बार पढ़ोगे तब आपको वो चीज़ याद होगी, जब आप उस दूसरे व्यक्ति को बताओगे तब आपका वो रिवीजन होगा। इससे जितनी बातें आप लोगों को पता है यह बातें आप लोगों की बार बार रिवीजन होती रहेगी। और किसी भी जानकारी को अगर अधिक समय तक आप लोगों को याद रखना है तो उस जानकारी को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो उस जानकारी को अगर एक दिन में आप 100 बार भी पढ़ लो तो अगले हफ्ते कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप भूल जाओगे। इसीलिए एक दिन में थोड़ा पढ़ो, लेकिन कोशिश करो उसे अगले दिन या फिर हफ्ते में एक बार रिवीजन ज़रूर कर सको।
बात करते हैं अगला अभयारण्य शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है बारां जिले में। बारां जिला जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, हाड़ौती के क्षेत्र में आने वाला सीमा है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान में मसाला उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर आता है तथा वहीं से आप लोगों को याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एमपी के साथ राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन सी सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, तब हम आंसर लगाते हैं झालावाड़ जिला। और यहीं अगर आपसे न्यूनतम पूछ लें कि एमपी के साथ राजस्थान का वह जिला बताओ जो सबसे कम सीमा लगाता है, तब हम आंसर लगाते हैं भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला, जो यह एमपी के साथ सबसे कम सीमा लगाता है। टोटल अगर आप लोगों से पूछ ले तो 10 जिले सीमा लगाते हैं। सारे जिले मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखे हैं। हाउ टू लर्न राजस्थान मैप, यह मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको मैप के द्वारा किस प्रकार से राजस्थान के जिलों की स्थिति है यह मैंने वहां पर बताने का प्रयास किया था, तो उसे याद कर सकते हो। तथा इसके साथ साथ मैंने सीमाओं से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। कौन से राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और उन राज्यों के साथ हमारे राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, ये तक समझाया है। तथा इसके बाद सबसे अधिक सीमा कौन सा जिला लगाता है और सबसे कम सीमा कौन सा जिला लगाता है, सारी बातें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है, तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखते चलें। शेरगढ़ से बस आपको एक चीज याद रखना है, शेरगढ़ जब भी पूछा जाए, अगर 12 वाला पूछें तो शेरगढ़ मतलब शेरों के लिए नहीं, यह अभयारण्य प्रसिद्ध है सांपों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांपों के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। किस प्रकार से याद करोगे? शेरगढ़ 12 वाला सांपों के लिए प्रसिद्ध है। याद हो गया? शेरगढ़ 12 वाला सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा शेरगढ़ अभयारण्य और कहीं पर भी नहीं है, तो आप इस प्रकार से इस जानकारी को याद कर सकते हो। अगला अभयारण्य हम पढ़ते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यह हमारे बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिला राजस्थान का ऐसा जिला है जो ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। बूंदी जिला जहां पर चौहानों का शासक हुआ था। मुझे कमेंट करके बताओ बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं चौहान वंश से संबंधित। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं चौहानों से संबंधित, तो उस वीडियो में जरूर देखिए चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा चौहानों ने राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र में अपना राज किया है उनके सभी संस्थापक। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को चौहानों का संस्थापक, जिसे हम शाकंभरी के चौहान तथा सांभर के चौहान, उनका संस्थापक कब हुआ, क्या हुआ तथा कौन सा शिलालेख और उस संस्थापक ने क्या क्या किया, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस कल का इंतजार करिए। आज की वीडियो को जरूर देखें, इसे अपने मित्रों में शेयर करते रहें। तो बात कर रहे हैं हमारे रामगढ़ से संबंधित। रामगढ़ विषधारी लिखा हुआ है तो जरूर सांपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन कौन से सांप पाए जाते हैं तब हम बताएंगे। यह अभयारण्य पाइथन अजगर के लिए, कौन सा सांप? पाइथन अजगर सांप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का वह अभयारण्य बताओ जो पाइथन अजगर के लिए प्रसिद्ध है, तब हम बताएंगे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कौन से जिले में है? बूंदी जिला में है। थोड़ा सो ध्यान लगान पढ़ लो। ये अतरी जो चीज़ें आप लोगों ने बताई, ये चीज़ें समझगी, कशान याद रखो, कई प्रकार याद करो, सारी बातें मैं बता रहा हूँ, थोड़ो ध्यान सुन लो तो ये कभी ना कभी पेपर में था के काम आई। कशान काम आई? पूछ ले शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है? 12 जिले में स्थित है। 80% स्टूडेंट बता देंगे तथा इस 80% में 30% ऐसे होंगे जब अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया कि शेरगढ़ अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, पहला ही ऑप्शन दिया जाएगा शेरों के लिए। 45% जनसंख्या शेर लगा के आ जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। हमें उन 45 में नहीं आना है, जो बच रहे हैं 55, उन 55 में आना है। इसीलिए इन बातों को ध्यान रखो। शेरगढ़ अभयारण्य कोई भी पूछ ले, नींदों में भी पूछ ले, तो बताएंगे शेरगढ़ 12 सांपों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ 12 सांपों के लिए प्रसिद्ध है। मेरे साथ रटो, शेरगढ़ 12 सांपों के लिए प्रसिद्ध है। फिर से दोहराओ, शेरगढ़ 12 सांपों के लिए प्रसिद्ध है। दोहराते रहो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने बार अच्छे बनोगे। तो आपको याद रखना है रामगढ़ विषधारी सांपों के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। कौन सा घर कहा जाता है? जच्चा घर मतलब जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे LKG, UKG, प्ले ग्रुप, इन छोटी मोटी स्कूलों में जाते हैं खेल कूद के लिए,
उसी प्रकार रणथंभौर के जो बाघ हैं, इन बाघों का जच्चा घर, मतलब छोटे बाघ यहाँ पर रखे जाते हैं जो अच्छे तरीके से रह सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। तो आपको दो बातें याद रखनी है यहाँ से, पाइथन अजगर सांप, रामगढ़ विषधारी तथा उसके साथ रणथंभौर बाघों का जच्चा घर। तो याद रखना है बूंदी जिला और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इसके बाद माचिया सफारी पार्क, सभी को पता है जोधपुर जिला। किस प्रकार से याद करोगे, यहाँ पर चिंकारा पाया जाता है। चिंकारा बताओ मुझे राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है, कमेंट करके जरूर बताओ। तथा उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, इसे पहले ही मृगवन घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है, मृगवन। मृगवन राजस्थान में कितने हैं, मृगवन राजस्थान में 7 है। 7 कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पर है, इनकी नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी थी। तो जितने भी मेरे साथी पहले ऐड थे उन सभी को पता है, मैंने नोट्स बनाकर आप लोगों को राजस्थान के मृगवन डाल दिए थे। अगर इसी प्रकार आप लोगों को नोट्स और चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको प्रतिदिन नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। और उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, अब इसे जैविक उद्यान बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, जैविक उद्यान बनाया जाएगा। जैविक उद्यान राजस्थान में कतरा है, 4 जैविक उद्यान है, कटे कटे हैं। तो आप लोगों को जिले याद रखने थे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। सारे जिले मैंने आप लोगों को बताए थे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। इसी प्रकार से दोहराते रहो और पिछली वीडियो को एक बार देख लेना, वहां पर मैंने आप लोगों को जैविक उद्यान, मृगवन और उसके साथ साथ जंतुआलय यह भी मैंने पढ़ा रखे हैं। सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाए और आपकी नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। बात करते हैं इसके बाद गजनेर अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य जो हमारे बीकानेर जिले में स्थित है, तथा बीकानेर से आपको याद रखना है, सीमाओं से संबंधित अगर हम बात करें तो यह बीकानेर जिला जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, कितनी, 168 किलोमीटर की। कितनी सीमा बनाता है, 168 किलोमीटर की। जो यह जिला है यह राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है। कौन सी सीमा बनाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्य सीमा दोनों अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह होती है जो किसी देश के साथ बनाई जाती है, और अंतर्राज्य सीमा वह होती है जो अपने ही देश में अपने ही राज्यों के साथ बनाई जाती है। ये सारी बातें आप लोगों को जब आप मेरी सीमाओं वाली वीडियो देख लोगे तो वहां पर समझा रखी है। उसके बाद आपको याद रखना है बीकानेर संभाग। कमेंट करके बता दो बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, 5 जिले, 4 जिले, 6 जिले या 7 जिले। आंसर अपना कमेंट करके जरूर बताइए। तथा उसके बाद यह अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है, हम इस अभ्यारण्य को क्यों पढ़ रहे हैं, प्रश्न आने चाहिए। अगर प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को और बढ़ाइए तथा अपने सोचने की पावर को और बढ़ाइए। इन चीज़ों को सोचा करिए कि जब यह चीज़ बीकानेर में है तो बीकानेर से और मैं क्या क्या याद रख सकता हूँ। बीकानेर की झीलें याद कर सकते हो तथा लूणकरणसर झील को याद कर सकते हो। और उसके बाद वहाँ पर एक मेला लगता है जहाँ पर कौन से जाति के लोग नहीं आते, चारण जाति के लोग नहीं आते। कमेंट करके बताओ वह कौन सा मेला है। तथा बीकानेर का दुर्ग, जिसे दुर्ग के लिए कहा जाता है कि ऐसा सुना है कि दीवारों के सिर्फ कान होते हैं, लेकिन बीकानेर का जो दुर्ग है इसकी दीवारें तो बोलती है। कमेंट करके बताओ यह वाक्य किसने कहा था। तथा बीकानेर के दुर्ग के उपनाम भी याद रख सकते हो। बीकानेर का दुर्ग जिसके उपनाम है राती घाटी का किला, बीकाजी की टेकड़ी, जमीन का जेवर। तथा उसके साथ साथ यह दुर्ग स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है या फिर 9 श्रेणियों में बांटा गया है। इससे संबंधित भी वीडियो बना रखी है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। बात कर रहे थे गजनेर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको एक पक्षी का नाम याद रखना है। यह अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी के लिए, कौन सा पक्षी, बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर कहा जाता है तथा इंपीरियल सैंड ग्राउज कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बटबड़ पक्षी, रेत का तीतर, तथा इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया इंपीरियल सैंड क्राउच। ये 2 नाम आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। रेत का तीतर के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का अभ्यारण्य। नाम भी पूछ सकता है, जिला भी पूछ सकता है। तो ये तीनों नाम एक बार याद जरूर कर लेना। नाहरगढ़ का अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य यह जयपुर में स्थित है और आपको याद रखना है यह राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। क्या है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे। उसके बाद
रावली टॉडगढ़ अभयारण्य अगर ये कौन कौन से जिलों में है, इस प्रकार का कभी प्रश्न पूछ ले तो बताएंगे यह अभयारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है। 3 जिले कौन कौन से? अजमेर जिला, राजसमंद जिला तथा उसके बाद में ही पाली जिला। कौन से जिले? राजसमंद जिला, अजमेर जिला, पाली जिला। अजमेर जिला जो त्रिकोण के समान दिखता है, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजसमंद जिला जो तिलक के समान दिखता है। किसके समान दिखता है? तिलक के समान दिखता है। राजसमंद जिला महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ तथा उसके बाद उदय सिंह का लालन पालन, यह भी कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद जिला। और मुझे बता सकते हो महाराणा कुंभा की हत्या कौन से दुर्ग में हुई थी तथा किसने की थी? उन्हें ही मेवाड़ का प्रथम पृथुहंता कहा जाता है। कमेंट करके जरूर बताओ उनका नाम क्या है। पृथुहंता में आप लोगों को याद रखना है, पृथुहंता में आप लोगों को बातें याद रखनी है। मेवाड़ की पृथुहंता, मारवाड़ की पृथुहंता तथा चौहानों की पृथुहंता और प्रतिहारों की पृथुहंता, इन चारों को नाम आपको याद रखना है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को चारों नाम बता दूंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर सकते हो। उसके साथ एक और बात आपको याद रखनी है, पाली जिला राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिले? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से हैं? जब मैंने आपको सीमाओं वाली वीडियो बताई थी तो उसमें 8 के 8 जिले बता रखे हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर होते रहेंगे। इसके साथ एक और जानकारी आप लोगों को याद रखनी है, यह अभयारण्य राजस्थान का ऐसा अभयारण्य है जो 3 संभागों में फैला हुआ है। कौन से संभागों में फैला हुआ है? 3 संभागों में। अब 3 संभाग कौन कौन से? तो अजमेर जिला, यह अजमेर संभाग में आता है। राजसमंद जिला, यह उदयपुर संभाग में आता है। और पाली जिला, यह जोधपुर संभाग में आता है। इन संभागों से संबंधित भी मैंने आप लोगों को बता रखी है सारी जानकारियां। अजमेर संभाग कत्ता जिला है, कमेंट करण बताओ। तथा जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग कतरा जिला है, कमेंट करण बताओ। तथा कौन कौन सा जिला है ये भी कमेंट करण बताओ। देखो तो आप लोग तैयारी किस प्रकार की कर रहे हो, कमेंट जरूर कर दें। और ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इन अभयारण्यों का आपको जिला याद रखना है और इनसे संबंधित जो ये छोटी छोटी जानकारी है ये आपको याद रखनी है। अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि हमें इतना सारा पढ़ना है, तो हाँ मेरे भाई, ये सभी तुझे पढ़ना है। और पढ़ना ही नहीं, पेपर के आखिरी तक तुझे याद रखना है। जो तेरा 1 घंटा होगा पेपर का, उस 1 घंटे तक तुझे याद रखना है। तो इस जानकारी को कहीं ना कहीं अच्छे से लिखो। याद क्या क्या करना है अच्छे से अगर रटना है तो राष्ट्रीय उद्यान को रट लो तथा सरिस्का रट लो, उसके बाद ताल छापर रट लो और सीता माता को रट लो, कुंभलगढ़ को रट लो तथा उसके बाद भी और भी अभयारण्य है छोटे मोटे, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य, उसे रट लो। नाम मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा था मैंने। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इसे अपने मित्रों में पहुंचाते रहें, ताकि कल से जो हम इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं इसकी शुरुआत भी बहुत अच्छे से हो। और आज का हमारा टारगेट है 150 सब्सक्राइबर का, तो जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई जानकारी अगर कम पड़ गई है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। सारी चीज़ों का सुधार किया जाएगा। अभी हमारी भी शुरुआत है, तो जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही हमें हौसला मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।